वैसे मेरे किशोर से ज़्यादा आप किशोर जी का ज्ञान? उन्होंने तो अब इस बार रफी साहब की एग्जिस्टेंस से ही इनकार कर दिया। उन्होंने ऐसे एक रिएक्शन दिया कि ऐसा लगता है कि रफी साहब एग्जिस्ट ही नहीं करते। सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बात की गुजारिश आप लोगों से यह भी करूंगा कि ये पिछले बहुत थोड़े अरसे में मैंने जो अपना एक परिवार बनाया है सिनेमाया का, और मैं आप तमाम लोगों का बहुत ही आभारी हूं कि आप लोगों ने हमें इतनी सारी मोहब्बतें दी हैं, हमारे पोस्ट को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है। लेकिन अब हमने एक सिलसिला और भी शुरू किया है कि हम चाहते हैं कि अपने इस खानदान को, अपने इस परिवार को और भी ज़्यादा ख़ास बनाएं, और आप में से जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ मेंबर, क्योंकि अब सिनेमाया से हमने मेंबरशिप की भी शुरुआत की है, तो हम चाहेंगे कि आप में से वो लोग जो हमसे दिल से जुड़ना चाहते हैं और हमारे परिवार का खास सदस्य बनना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन ज़रूर करें। आप देखेंगे कि लिंक में एक ज्वाइन बटन भी दिया हुआ है, बस उसे दबाने की ज़रूरत है। तो आइए चलते हैं आज के उस वीडियो की तरफ कि जब मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि बरसों पुरानी जो आदत होती है वो जाती नहीं है। कैसे, आइए देखते हैं। के साथ जिन वैसे मेरे किशोर से ज़्यादा आप किशोर जी का ज्ञान? उर्दू ज़बान के एक बड़े ही मशहूर शायर थे मिर्ज़ा गालिब, और मिर्ज़ा गालिब के एक ज़माने में फिल्म भी बन चुकी है जिसमें मिर्ज़ा गालिब का कैरेक्टर भरत भूषण जी ने अदा किया था। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने एक बार फिर से मिर्ज़ा गालिब के कैरेक्टर को अदा किया था, लेकिन इस बार ये एक टेलीविज़न सीरियल के रूप में थी। मिर्ज़ा गालिब की शायरी के हवाले से कुछ कहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि न सिर्फ ये कि वो एक शायर थे बल्कि एक बहुत बड़े फिलासफर थे, एक ऐसे फिलासफर के जिनकी निगाह आने वाले ज़माने पे थी। उन्हें एक बड़ी ही ख़राब इल्लत थी और वो थी शराब। शराब के बिना वो रह नहीं पाते थे, और मैकशी के आलम में बड़े खूबसूरत अशार भी कहे जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मैखाने में वो बैठे पी रहे थे कि उनसे किसी ने पूछा कि मिर्ज़ा साहब आप इतनी शराब क्यों पीते हैं? तो मिर्ज़ा गालिब ने जवाब दिया, छुटती नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। और यही उनके सवाल का जवाब था जिन्होंने ये सवाल किया था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा गालिब ने ये कहा कि छुटती नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई, इसका मतलब क्या हुआ? और इसका मतलब जो है वो बड़ा ही सीधा सा है कि कुछ इल्लतें ऐसी होती हैं, कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि आप चाह के भी उनसे दामन नहीं बचा सकते। आज का ये वीडियो उसी इल्लत के बारे में है, उसी आदत के बारे में है कि चाह के भी इन्हें छोड़ा नहीं जा सका। कुछ अर्सा पहले की बात है कि एक बहुत बड़े शो में आशा भोसले जी उपस्थित थी। लेडी एंकर आशा जी से उनके करियर के बारे में, उनके काम के बारे में सवालात कर रही थी। फिर उसने एक बड़ा ही ख़ास सवाल किया, और ख़ास सवाल ये था कि आशा जी आपने अपने करियर के दौरान रफ़ी साहब के साथ तकरीबन 900 गीत गाए और हर तरह के गीत गाए, तो उन 900 गीत में कोई ऐसा गीत जो कि आपके सफ़र को दर्शाता है, आप हमें सुनाएं, क्योंकि वो आपके फेवरेट सिंगर थे और आप उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड भी थी। आशा जी ने कुछ ऐसा रिएक्ट किया कि जैसे उन्होंने ये बात सुनी ही नहीं है कि वो आपके फेवरेट सिंगर थे, आप उनसे इंस्पायर होती थी। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो कहती हैं कि मैं किशोर कुमार से ज़्यादा। तो एंकर ने कहा कि तो फिर उनका ही कोई गीत सुनाइए। हालांकि रफ़ी साहब का न तो उनको नाम याद आया, न रफ़ी साहब के साथ गाए हुए 900 गीतों की कोई लाइन याद आई। मज़ा तो जब आया कि जब किशोर जी का नाम ख़ास तौर से लेने के बाद भी, और जब उनसे फरमाइश की गई कि किशोर साहब का कोई गीत सुनाएं ज़िंदगी पे, तो उन्होंने अपने पेशानी को मलना शुरू किया, और पेशानी को मल के याद करते हुए फिर उन्होंने गाया, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं वो मकाम। और हैरत की बात तो ये है कि इस गीत को गाते हुए उनकी आवाज़ ने उनका साथ छोड़ दिया जब वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रही थी। और पता नहीं क्यों आप देखें इस वीडियो को कि इसमें आशा जी सवाल के बाद बहुत ही अनकंफर्टेबल नजर आ रही है। और वो जो कहते हैं ना, जैसे कि मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले कहा
कि छुटती नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई, ये जो आदत सी लग गई है, ये बरसों पुरानी आदत कि मैं कभी भी रफ़ी साहब की तारीफ नहीं करूंगी, मैं कभी भी ये नहीं मानूंगी कि रफ़ी साहब मुझसे बेहतर गाते थे, बल्कि हमेशा उन्होंने इस बात को ही साबित करने की कोशिश किया कि रफ़ी साहब मुझसे बेहतर नहीं गाते थे, या रफ़ी साहब अपने गीतों को अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज नहीं करते थे। मैंने बार बार इस बात का खंडन किया और विथ प्रूफ किया है। आज फिर ऐसा ही हुआ कि इस प्रोग्राम में जब उन्होंने अक्सर रफ़ी साहब के नाम को ऐसे इग्नोर किया कि ऐसे लगता है कि पहले तो शायद वो रफ़ी साहब की बुलंदस्ती को मानने से इनकार करती थी, वो इस बात को मानने से इनकार करती थी कि रफ़ी साहब उनसे बहुत मुकाबलतन बेहतर सिंगर थे, या उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, या जिन गीतों को रफ़ी साहब ने गाया उनके साथ उसमें रफ़ी साहब ने अपना एक अलग रंग छोड़ा। इन तमाम बातों से इनकार करते हुए उन्होंने तो अब इस बार रफ़ी साहब की एग्जिस्टेंस से ही इनकार कर दिया। उन्होंने ऐसे एक रिएक्शन दिया कि ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब एग्जिस्ट ही नहीं करते। कमाल है, क्या कहा जाए। लेकिन वो जो बरसों पुरानी आदत जो लगी हुई है कि मैं उन्हें नहीं मानूंगी, मैं कभी इस बात का एतराफ़ नहीं करूंगी कि वो मुझसे बेहतर गाते थे, मैं कभी इस बात का एतराफ़ नहीं करूंगी कि मुझसे ज़्यादा उनकी मकबूलियत ज़्यादा है, मैं कभी इस बात का एतराफ़ नहीं करूंगी कि वो गानों को इम्प्रोवाइज भी करते थे। आशा ताई, अब क्या कहूं आपसे, उम्र एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उम्र किस मकाम पर आने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं या आपकी ज़ुबान नहीं बदलती है रफ़ी साहब के मामले में, तो हम जो म्यूज़िक के शैदाई हैं, रफ़ी साहब के शैदाई तो बहरहाल हैं, लेकिन संगीत के शैदाई हैं, और संगीत के शैदाई होने के नाते संगीत के एक इतने बड़े मीनार के लिए आपके मुंह से इस तरह की बात निकलना या इस तरह से इग्नोर करना बहुत ही हैरत की बात है। आप कोई भी गाना, वैसे मेरे किशोर से ज़्यादा आप किशोर और बड़ी हैरत की बात है कि रफ़ी साहब के साथ 900 गीत गाने के बाद भी रफ़ी साहब का कोई भी साथ में गाया हुआ गीत, उसकी एक भी लाइन आपको याद नहीं है। यहां तक कि आपको रफ़ी साहब ही याद नहीं है, आप उनसे इंस्पायर्ड नहीं होती थी। बहरहाल इस बारे में तो कुछ इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो आपकी अपनी ज़ाती पसंद है, और किसी की ज़ाती पसंद पे उंगली उठाना ये तो ठीक नहीं है, लेकिन जो हकीकत है उसको तो मानना ही चाहिए, क्योंकि जानिसार अख्तर ने भी कहा है कि इंसान वही इंसान है कि हर दौर में जिसने देखा है हकीकत को हकीकत की नज़र से। तो आशा ताई, आप हकीकत को हकीकत की नज़र से देखने के लिए तैयार क्यों नहीं होती हैं? अगर हो सके तो एक बार अब देखिए ना, आप ये बात मानने को तैयार नहीं कि रफ़ी साहब इतने बड़े, इतने अजीम फनकार थे। आप ये मानने को तैयार नहीं कि रफ़ी साहब ने गीतों को एक नई जिंदगी दी, एक रूह फूंक देते थे अपने अल्फाज में गीतों के। लेकिन दूसरी ही तरफ आपकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी, जो कि बिला किसी तरद्दुद के इस बात को उन्होंने मनवा लिया कि वो अपने देश की सबसे बड़ी फीमेल प्लेबैक सिंगर हैं, लेकिन वही लता मंगेशकर देखिए कि रफ़ी साहब के बारे में क्या कह रही है। वो रफ़ी साहब जिनको आपने हमेशा इनकारा है, हमेशा आपने इनकार किया है, उन्हीं रफ़ी साहब के बारे में खुद लता जी क्या कह रही है। ये रफ़ी साहब के लिए मैं सबसे पहले बात करूंगी, क्योंकि रफ़ी साहब के साथ मैंने 47 में पहला गाना गाया था। तो रफ़ी साहब बहुत ही भले इंसान थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे। बातचीत भी उनकी बहुत ही अच्छी होती थी, कभी कोई किसी को खराब बात करना या गुस्से से बात करना, गाते तो थे ही अच्छा, मतलब उसमें कोई शक ही नहीं है। तो बहुत अच्छे आदमी थे और बड़े मतलब धार्मिक उनका ये था, बहुत सबके साथ बहुत प्यार से पेश आते थे और बड़ा मतलब इत्मीनान था उनके इसमें, गाने में भी था और स्वभाव में भी था। तो ये थी आज की बात जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। और सच बताऊं तो मैं इस वीडियो को देखने के बाद जब ये वीडियो मेरी नज़र से गुजरा तो मुझे हंसी आई, और वो हंसी आप इस वक्त भी मेरे चेहरे पे देख रहे होंगे। और मुझे बार बार गालिब साहब का वही मिसरा याद आ रहा था, छुटती नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए।